मोदी जी सुने समझे कि ये समाज विद्रोह करने पे लगा हुआ है। अगर आरक्षण नहीं देंगे तो बिहार से उनको सत्ता गंवाना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री को झुकना ही पड़ेगा। जैसे हमारे महागठबंधन के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का था कि देश में जाति आधारित गणना करना है और जिनकी जितनी संख्या है उतना उनको हिस्सेदारी देना है। अभी भी देखिए तो नीतीश जी का कुछ नहीं चल रहा है। नीतीश जी को पता ही नहीं कि सरकार में क्या हो रहा है। थोड़ा बहुत अगर नीतीश जी को इज्जत मिल रहा है तो सिर्फ बिहार इलेक्शन को लेके। जैसे इलेक्शन खत्म होगा वैसे नीतीश जी को बोरा में पैक करके कहीं साइड में रख देंगे। घाटे में नीतीश कुमार ही रहेंगे। एनडीए में सबसे ज्यादा अगर कोई घाटा में रहेगा, घाटे में वो रहेंगे। उनको सिर्फ डराने के लिए कि कम सीट हम दे, उतने में आप लड़ लीजिए। अभी भी जब तक दिल्ली में सरकार है तो चिराग जी जो भी बोलेंगे वो बीजेपी के बगैर इशारे पे नहीं बोल सकते, नहीं तो 2 मिनट में वो जेल चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास तो ईडी सीबीआई सब है ना। बीजेपी के नेता बोल देते हैं कि मुकेश सहनी मेरे साथ आएंगे, अब उस बात को चला देते हैं क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी को मुकेश सहनी के बगैर उनके नैया पार नहीं लगने वाला है। तो बोल दे किसी मीडिया के सामने क्या मुकेश सहनी के लिए हमारा दरवाजा बंद। 37% अति पिछड़ा है। भाजपा ने कितना 9% टिकट दिया। हाँ, गठबंधन में ऐसे कोई दल नहीं है, ऐसा कोई चेहरा नहीं है तेजस्वी जी के अलावा कि जो सीएम फेस हो सकते हैं। मेरे साथ इंडिया गठबंधन के सबसे दूसरे बड़े दल के नेता मुकेश सहनी हैं। बिहार में चुनाव है, इन्होंने अपना एक गाना भी लॉन्च किया है आरक्षण को लेकर। सामाजिक न्याय के नाम पर बिहार की राजनीति जो है और जोर पकड़ रही है। क्या लग रहा है? आपने अपने गाने में सीधा सीधा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीर को बड़का झूठा पार्टी कहा है। सच्चाई यही है कि 2014 में उनके बिहार प्रदेश के अध्यक्ष मंगल पांडे जी और देश के उनके बड़े केंद्रीय धर्मेंद्र प्रधान जी, बड़े नेता सब वादा किए थे। 2015 में गृह मंत्री जी डायरेक्ट वादा किए थे। 2020 में पर मोदी जी वादा किए कि निषाद समुदाय को आरक्षण देंगे। जैसे बंगाल में एससी में है या दिल्ली में एससी में है, उसी तरीके से बिहार में आरक्षण हम लागू करेंगे। अभी चुनाव का समय है, चुनाव निकलने जाने के बाद हम करेंगे। लेकिन वही है, चुनाव निकल जाने के बाद, उनका काम निकल जाने के बाद वो भूल जाते हैं कि हमने कुछ वादा किया है। तो इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी नाम उन्होंने दिया था, वो सही है। और आप सब जानते हैं कि पिछले 12 सालों से लगातार निषाद समुदाय को रिजर्वेशन मिले, उनको मान सम्मान राज्य में मिले, इसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और बम्बई से मैं इस विधायक और सांसद बनने के उद्देश्य से नहीं आया था, समाज का हक अधिकार दिलाने के लिए आया था। और एक परिस्थिति बना कि हम बिहार में राजनीति में ढल गए, पॉलिटिकल पार्टी बनाए। आज पार्टी हमारी बिहार प्रदेश में महागठबंधन का हिस्सा है। लेकिन मेरी मुख्य लड़ाई जो है निषाद को आरक्षण दिलाना है। और इस समय बिहार में चुनाव है और मोदी जी को सरकार बनाना है और मेरे आरक्षण पे मोदी जी को ही निर्णय लेना है। तो अभी हम लोग इस आरक्षण की लड़ाई को गांव-गांव तक, है हक हमारा आरक्षण, हम लेके रहेंगे आरक्षण। इसके लिए पूरे गांव-गांव में हम अपने युवा साथी को, सब समाज के सभी वर्ग के लोगों को मजबूत से खड़ा कर रहे हैं ताकि मोदी जी सुने समझे कि ये समाज विद्रोह करने पे लगा हुआ है। अगर आरक्षण नहीं देंगे तो बिहार से उनको सत्ता गंवाना पड़ेगा। तो ये 2020 में जो आप एनडीए के तरफ थे, बीजेपी के साथ थे, तो उसमें आपसे वादा किया गया था कि हम आपकी बात को एससी में आप लोग चाहते हैं जाना। तो मैं उस समय में महागठबंधन से गठबंधन टूटा और फिर कुछ गठबंधन हमारे साथ किए, 11 सीट एक एमएलसी के साथ गठबंधन किए। लेकिन हम गठबंधन करने के मूड में नहीं थे। हमारा था कि आरक्षण आप लागू कीजिए, फिर हम आपसे गठबंधन करेंगे। तो उस समय था कि अब राज्य में आचार संहिता लग चुका है, अभी हम आरक्षण पे अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस चुनाव बीत जाने दिए, चुनाव के बाद हम शीघ्र ही आरक्षण करेंगे। और उस समय था कि हमें तेजस्वी जी से भी थोड़ा नाराज़गी था कि एंड टाइम पे हमारा गठबंधन टूटा। तो उस समय में हमको लगा कि नहीं, ठीक है, मोदी जी स्वयं अगर बोल रहे बात को तो हमें मानना चाहिए और एक मौका और देना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री है। तो उनके बात पे हम आ गए और उस समय में उनके साथ लड़ लिए। उसके बाद जब हम चुनाव सरकार बनने के बाद, और आपने देखा कि सरकार भी मेरे बदौलत बना। अगर समर्थन नहीं देते तो शायद सरकार नहीं बनता। हमने फिलहाल सरकार बनाया, सरकार का हिस्सा बना और हम लोगों ने फरवरी के बाद हम लग गए कि भाई आपने जो कहा चुनाव भी बीत गया, आरक्षण लागू कीजिए। फिर आजकल करते करते नहीं कर रहे थे तो हम इसी गुस्सा से यूपी जा चले गए। यूपी में पार्टी विस्तार करके, और आपने देखे होंगे कि बीजेपी के खिलाफ में मैं वहाँ पे 52 सीट पे चुनाव लड़ा, 2 लाख के आसपास वोट भी आया। तो हम लड़ाई लड़े और जिसके कारण वो गुस्सा हो के, और वो नहीं चाहता कि कोई अति पिछड़ा का बेटा राज्य में हीरो बने, तो हमारे विधायक को खरीद लिए, हमको सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। तो हमारा संघर्ष जारी है
हम संघर्ष अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, लड़ाई अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और ये समय अच्छा है कि देश के प्रधानमंत्री को झुकना ही पड़ेगा। जैसे हमारे महागठबंधन के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का था कि देश में जाति आधारित गणना करना है और जिनकी जितनी संख्या है उतना उनको हिस्सेदारी देना है, और ये जो 50% का दीवार है उसको तोड़ना है। तो कहीं ना कहीं मोदी साहब ये समझ लिए कि देश में माहौल बन रहा है, अगर हम नहीं करेंगे तो इनको तो करना ही है, 29 में सत्ता परिवर्तन करके करना है। तो अभी देखिए कि उनके सामने झुका, तो निश्चित तौर पे हम लोग भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे किसान आंदोलन के सामने मोदी जी को झुकना पड़ा, उसी तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव का समय है और मुझे विश्वास है कि शायद उनको अगर राज्य का सरकार फिक्र हो तो शायद आरक्षण लागू करेंगे, नहीं तो हम सत्ता परिवर्तन करके करेंगे। बिहार में कितनी सीटें जीतेंगे आप? आज आपके मन से कहा जा रहा था 200 पार। ये हमारे पार्टी का नेता अभी आज ज्वाइन किए सैनी साहब, और बहुत अनुभवी नेता है, तो उन्होंने कुछ बात रखा तो उस बात पे हम लोग भी विचार करेंगे। हम लोग तो जनता को मालिक समझते हैं, हम लोग तो अपना कर्म करते हैं, फल तो छोड़ देते हैं कि भाई फल कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। तो हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, जनता के हाथ में कि कितना सीट हमको जिताएंगे। लेकिन इस बार जो है परिवर्तन होगा, बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा और हमारी सरकार बनेगी। एक बड़ा चैलेंज है, आप लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और अल्पसंख्यकों के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी नीतीश कुमार को अभी भी चेहरा बनाए हुए, क्या लगता है बीजेपी कंटिन्यू कर पाएगी नीतीश जी को, या वो सिर्फ चुनाव तक उनके लिए एजेंडा है? सिर्फ चुनाव तक कि उसको सोच रहे कुछ लाभ हो जाए। अभी भी देखिए तो नीतीश जी का कुछ नहीं चल रहा है। नीतीश जी को पता ही नहीं कि सरकार में क्या हो रहा है, उनके हाथ से सरकार जा चुका है। अभी ये बीजेपी इस पे हावी है, अब ब्यूरोक्रेट, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर नीतीश जी को इज्जत मिल रहा है तो सिर्फ बिहार इलेक्शन को लेके, जैसे इलेक्शन खत्म होगा वैसे नीतीश जी को बोरा में पैक करके कहीं साइड में रख देंगे। तो बिहार में क्लियर है, एक तो उनकी सरकार बनना ही नहीं है। वो कोशिश कर रहा कि नीतीश जी पिछड़ा का चेहरा आगे करके हम सरकार बना ले, जैसे यूपी में केशव प्रसाद मौर्य जी के आगे करके सरकार बना लिया, बाद में उनको साइड कर दिया। तो वही स्थिति अभी है कि यहाँ पे, क्योंकि नीतीश जी जो है सामाजिक न्याय के ही आदमी है। ये बात अलग है कि भाजपा के साथ है, लेकिन वो तो है खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित के हमेशा आवाज़ को हमेशा ऊंचाई देने वाले दिए। लास्ट टच में आप बड़े करीबी माने जाते थे नीतीश जी के। एक समय हुआ जब बीजेपी ने आपकी पार्टी तोड़ ली, आपके विधायक चले गए, उसके बाद भी आप सरकारी आवास में रहे, नीतीश जी के बहुत करीबी लोगों में से थे। क्या लगता है अब नीतीश जी का पूरा कंट्रोल खत्म हो गया है पार्टी से? अगर कहें संजय झा या ललन सिंह या विजय चौधरी ऐसे लोग चला रहे हैं, सब स्पाइस आ चुका है बीजेपी का, और नीतीश जी का भी कंट्रोल पूरा खत्म हो चुका है। और हम जब साथ में थे बंद कमरे में, हमारा नीतीश जी का बातचीत होता था तो बहुत तो अपने आप को असहज महसूस करते थे, तकलीफ में महसूस करते थे। हम लोग को आशीर्वाद देते थे, आप लोग अगला पीढ़ी हैं और आप लोग ऐसे लोगों के चंगुल में कभी नहीं फंसिएगा, स्वतंत्र होकर लड़ाई लड़िएगा। तो वो मतलब अभी वो एक तो तबीयत अस्वस्थ है, जिसके कारण चिराग पासवान जिस तरह से कह रहे हैं, चूंकि वो चुनाव लड़ नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि वो सीएम फेस बनना चाहते हैं। तो मतलब साफ है कि बीजेपी को या तो नीतीश चुनना होगा या चिराग चुनना होगा, दोनों एक साथ तो चलेगा नहीं। नहीं, देखिए क्या है, ये भी जो है ना, क्योंकि नीतीश कुमार जी को पिछली बार देखे होंगे चिराग जी नुकसान दे के उनको छोटी पार्टी बना दी, राज्य की तीसरी पार्टी, और 40 सीट पर ला के रख दिए 42 सीट पे। और नीतीश जी का और चिराग जी का 36 का आंकड़ा ये जग जाहिर है। और बीजेपी के साइड से चिराग जी है, जैसे नीतीश जी के साइड से मांझी जी है, तो और उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी के साइड से है, और मांझी जी भी अभी नीतीश जी के साइड नहीं है, मान लीजिए कि बीजेपी के साइड हो गए। तो अभी चिराग जी से जानबूझ के कुछ ऐसे बात बोलवा रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार असहज हो। मतलब घाटे में नीतीश कुमार ही रहेंगे एनडीए में सबसे ज्यादा, अगर कोई घाटा में रहेगा घाटे में वो रहेंगे। उनको सिर्फ डराने के लिए कि कम सीट हम दे, उतने में आप लड़ लीजिए, आप हमको चिराग जी को भी कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि चिराग जी को कंट्रोल नीतीश जी नहीं कर सकते हैं, चिराग जी को कंट्रोल बीजेपी ही कर सकते हैं। आपने देखा पिछले चुनाव में कि चिराग जी नीतीश जी के सामने लड़ गए, लेकिन बीजेपी के सामने नहीं लड़े। और अभी भी जब तक दिल्ली में सरकार है तो चिराग जी जो भी बोलेंगे वो बीजेपी के बगैर इशारा पे नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो 2 मिनट में वो जेल चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास तो ईडी सीबीआई सब है ना, और लगा देंगे उनके पीछे। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री सबको अपने दल में भाजपा ले आ रहे हैं कांग्रेस से, तो इनको परेशान करना कौन सा बड़ी बात है, परेशान कर देंगे। आपको मीडिया एक मतलब डिस्क्रेडिट कर रही है, वो एक अविश्वसनीय नेता के तौर पे प्रस्तुत करेगी, कभी भी एनडीए जा सकते हैं,
या मीडिया कर रहे हैं जो बीजेपी का है। मीडिया में भी तो आप मानते खबरें हैं। ऐसी आती, आप खबर देते हैं या मीडिया अपने मन से चलाती है कि आज मुकेश जी की एनडीए से बैठक हो रही है तो अपने इंडिया मन से चला रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो इतना गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं। अब आपके सामने में क्या हमने कहा, बीजेपी का अब खैर नहीं, अब इससे ज्यादा क्या कहे। अब उसके बाद भी लोग लगा रहे हैं कि बीजेपी के नेता बोल देते हैं कि मुकेश सहनी मेरे साथ आएंगे, अब उस बात को चला देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी को मुकेश सहनी के बगैर उनके नैया पार नहीं लगने वाला है। वो आज कमजोर अपने आप को साबित कर रहे हैं। उनके पास नीतीश जी हो, चिराग जी हो, ये उसके बावजूद वो मुकेश सहनी का इंतजार कर रहे हैं। अगर नहीं इंतजार कर रहे तो बोलना चाहिए कि मुकेश सहनी को नहीं रखना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहते हैं। उनमें अगर दम है तो बोल दे किसी मीडिया के सामने, क्या मुकेश सहनी के लिए हमारा दरवाजा बंद, जैसे नीतीश जी के लिए बोले थे। और इनका बोलने का भी क्या है, जब देश के गृह मंत्री बोले कि नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद हो और फिर ले और बोले कुंडी नहीं लगाए थे इसलिए तो आ गए नीतीश जी। क्या है मुद्दा? आप तो बहुत कम समय रह गया मुद्दा आप लोग। क्लियर है, सामाजिक न्याय मजबूत हो, और कर्पूरी ठाकुर जी के विचार पे हम लोग राजनीति कर रहे हैं। और कर्पूरी जी का वही सपना, लालू जी का वही सपना है कि जमीन पर बैठने वाले को कुर्सी मिले, सबको मौका मिले, सबको हिस्सेदारी मिले, किसी का कोई हिस्सा कोई ना खाए। हम कोई गलत कर रहे हैं या राहुल गांधी जी गलत बोले कि भाई जिनकी जितनी संख्या है इस देश में उनको उतना हिस्सेदारी मिले। अति पिछड़ों पर दारों, अभी आपकी कम्युनिटी आप निषाद समाज अति पिछड़ों में है, अति पिछड़ों पर नजर है बिहार में। इस बार पूरा चुनाव अति पिछड़ों के आसपास ही है। 40% लगभग 37-38% आबादी, 37% अति पिछड़ा है। भाजपा ने कितना 9% टिकट दिया। 37% अति पिछड़ा है जिसको 9% टिकट दिया, और जो 15% है उनको अपने पार्टी का 50% सीट दिया। यानी कि जनरल वर्ग के लोग राज्य में 15% है, और उनको सिर्फ मुसलमान मिला के, हाँ मुसलमान मिला के, शेख पठान मिला के 15% है। और उसको टिकट इन्होंने कितना दिया, वो भी अल्पसंख्यक को माइनस करके 55 सीट दिए। 110 सीट लड़े थे जिसमें 55 सीट सिर्फ अपर कास्ट को टिकट दिए। और जहां पे 37% अति पिछड़ा है, माज 9% टिकट दिए, सिर्फ 18 या 19 सीट उन्होंने दिया थी पिछड़ा को। जबकि अगर उस अनुपात में देखिएगा 15% को 50% टिकट, तो आप गुना भाग लगा लीजिए कि अति पिछड़ा को 37% को कितना मिलना चाहिए। तो आने वाला समय में हमने अपनी पार्टी में क्लियर कर दिया है कि एससी और अति पिछड़ा की आबादी राज्य में 50% है, और 50% टिकट हम अपनी पार्टी में हमने सुनिश्चित किया कि अपनी पार्टी में। एससी तो रिजर्व सीट पर लड़ते ही है, जनरल पर भी लड़ाएंगे, जनरल पे भी लड़ाएंगे हम, एससी समाज से। हाँ एससी समाज को जनरल पे भी लड़ाएंगे। 2-4 सीट हमारे चिन्हित हुआ है जहां पे लड़ाएंगे। इसे लोकसभा में भी आप देखिए तो हम सुपौल जिला में लड़ाए, हमने चौपाल जी को लोकसभा चुनाव लड़ा है जनरल सीट पे। तो आने वाले समय में विधानसभा में किसने कह दिया कि भाई हमारा एससी के भाई खाली एससी के सीट पे लड़े? क्यों एससी का भाई एससी के ही सीट पे है क्या? राज्य में सब जगह नहीं है, सब जगह है। हाँ। जब सब जगह है तो सब जगह लड़े। 19% आबादी है, सब जगह लड़ना चाहिए, ठीक है। तो आने वाला समय में हम लोग जहां वो लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, वहां पे हम लोग लड़ाएंगे। आप लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी जी निषादों के नेता हैं, लेकिन निषाद को ही टिकट नहीं देते हैं। ये बड़ा एक एजेंडा चलाया जा रहा है। जो बोल रहा है वो गधा है, वो पुराना कैलकुलेशन नहीं लेके पढ़ते। 2019 में 3 सीट मिला, 2 निषाद लड़ा, एक मैं स्वयं लड़ा, एक जो अभी भारत सरकार में मंत्री बने हैं राजभूषण चौधरी, वो मुजफ्फर से वो लड़े थे। तो और एक हमने बद्री पूर्वे को लड़ाया ओबीसी को। तो हम टोटल पिछड़े के लड़े। आप आ जाइए 2020 में 5 सीट हमने निषाद को लड़ा 11 में से। अब इससे ज़्यादा और क्या लड़ा सकते हैं? अब रहा हम स्वयं एक जगह लड़े, वहाँ पे हमने बक्सर से जयराज चौधरी बिंद जी को चुनाव लड़ाया, सुगौली से रामचंद्र सहनी को लड़ाया, उधर से हरी सहनी को लड़ाया, उधर किशनगंज से लखन पंडित को लड़ाया। तो 5 सीट अति पिछड़ा को लड़ाया, जिसमें से 4 निषाद है 11 में से। तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? रहा कि लोकसभा इलेक्शन में अंतिम आवर में मेरा गठबंधन हुआ महागठबंधन से, और 3 सीट मिला तो एक सुरक्षित था, 2 जनरल था, 2 सीट जनरल था, एक मोतिहारी एक झंझारपुर। अब वहाँ पे हमारी पार्टी, हमारे नेता कोई तैयारी ही नहीं था निषाद, और ना ही वहाँ पे लड़ने योग्य था। तो वहाँ पे तो हमको तो संसाधन भी मसला है, संसाधन भी मसला है। अब राधा मोहन सिंह जो 25 करोड़ 50 करोड़ रुपया खर्चा करे, उसके सामने में तो ऐसे कोई यूं ही नहीं उतारा जा सकता। वहाँ पे समीकरण बना के लड़ाना। तो वहाँ पे भी हमने क्या लड़ाया? पिछड़ा को लड़ाया, ओबीसी को। झंझारपुर में भी ओबीसी को लड़ाया। तो हम तो ओबीसी, दोनों ओबीसी लड़ाया था। हाँ दोनों ओबीसी लड़ा और एक एससी लड़ा। तो हम तो भाई देश लेवल पे तो ओबीसी ही है ना।
तो हमने ओबीसी को मौका दिया। अभी विधानसभा आएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ा जाएगा। निषाद समाज से लड़ेंगे, बिन समाज से, नोनिया समाज से, अति पिछड़ा के जितने भी संख्या से 137 जाति है, मजबूत जाति को हम लोग जोड़ रहे हैं। अभी हमारे सैनी साहब हैं माली समाज से आते, ऐसे ऐसे लोगों को कलेक्ट करें। अगर सिचुएशन बनेगा तो सबको लड़ाया जाएगा चुनाव। ये एक एक कैसे लड़ेंगे? टीवी है उनके पास, अखबार, 5,000 करोड़ की इस साल की पार्टी है बीजेपी, उनके पास टीवी है, अखबार है, ऑपरेशन सिंदूर और सामाजिक न्याय। ये क्या लगता है बिहार में, आपको क्या लग रहा है? देखिए, लोकतंत्र को तो इन्होंने पहले ही हत्या कर चुका है। अभी हम लोगों को एक ही विश्वास है, जनता। अडानी इनके पास है, अंबानी इनके पास है, इनके पास धंधा दो चंदा लो वाला स्कीम इनके पास है। 5,000 करोड़ रुपया वाइट पैसा इनके भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में है, हर साल का है। पूरे देश में उनका हर जिला मुख्यालय में उनके कार्यालय है। तो संसाधन से वही है। ये लोगों ने चुनाव को भी इतना महंगा कर दिया कि गरीब के दायरे से बाहर चला जाए। सरकार चुनाव आयोग में तो सीधा ऊपर से दिखाता है, भाई अब चुनाव में 90 लाख रुपया खर्चा कर दो, ये इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से 100 करोड़ खर्चा कर दो। और ये लोग कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। चुनाव आयोग चुपचाप आंख पे पट्टी बांध के बैठे हैं। मोदी जी का जब बनारस में एक रोड शो होता है, कल्पना कीजिए एक दिन का रोड शो का कितना खर्चा होता है। हजारों का हजार गाड़ी, टनों का टन फूल का पटना में भी हुआ था। चुनाव के समय की बात कर रहा हूँ। लेकिन 90 लाख का जब बैरियर है तो क्या हुआ? यहाँ पे सनी देओल ने 90 लाख क्रॉस कर दिया, पेपर में आ गया। उसके बाद भी क्या किया? कोई कार्रवाई किया? नहीं करता है। और बाकी ये लोग ब्लैक मनी, इसके पास पैसा है, वो खर्चा कर रहा है। अभी एक ही है, जनता उब चुका है। जनता पे मुझे भरोसा है। देखिए ना, लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के अकाउंट सीज करवा दिए। इनको जो करना था सब कर लिए, उसके बाद भी 240 पर आ गया। थोड़ा सा हम लोग को अगर गलती नहीं होता, समय रहते बिहार में सीट हम लोग बंटवारा कर देते, जैसे अखिलेश जी ने यूपी में किए। यहाँ पे समय रहते गठबंधन हो जाता, और जो सामाजिक न्याय के लोग जो थे उनको एक माले में जोड़ के रखते हैं, जैसे पटनायक जी हैं, नीतीश कुमार जी थे, या चंद्रबाबू नायडू थे। ये लोगों के साथ अगर अच्छे टोनिंग होता, अगर गठबंधन में रहता, तो सरकार हमारा बनता, और जनता ने हमको सरकार बना रहे थे। तो उसी तरीके से आने वाला समय में लीडर भी को थोड़ा ईमानदार होना पड़ेगा, सिर्फ अपने चक्कर में ना रहे। और जब अपने चक्कर में रहेंगे, जनता के चक्कर में रहेंगे, तो मैं उसी पर आ रहा था कि वो 400 पार कह रहे थे, 240 नहीं सरकार। मैं ये कह रहा था कि बिहार में जिस तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, सामाजिक न्याय के नाम पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं, क्या सीटों को लेकर लगभग तय है? मामला तय हो गया है? चीफ मिनिस्टर को लेकर तय है? कहीं कोई पेश तो नहीं है? क्योंकि आपके तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। डिप्टी सीएम तो आपने आपका तेजस्वी यादव ने भी मंचों से कहा है कि आप डिप्टी सीएम होंगे। क्या वहाँ को लेफ्ट पार्टी जो है वो सरकार में नहीं आते हैं, ठीक है, उनकी अपनी पॉलिसी है। अगर वो सरकार में आना चाहेगा तो स्वागत है, ठीक है। रहा कि इधर वीआईपी, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, 3 पार्टी है, और 243 सीट है, 6 दल है। और 243 में सबको आपस में वोट के आधार पे उनको सबको सम्मान मिलना चाहिए। कोई किसी का हिस्सा ना खाए, सबके जिसका जितना हिस्सा बने उतना उनको मिलना चाहिए। बिहार में महागठबंधन में ऐसे कोई दल नहीं है, ऐसा कोई चेहरा नहीं है तेजस्वी जी के अलावा कि जो सीएम फेस हो सकते हैं। तो उसमें भी कोई विवाद नहीं है कि वो सीएम फेस होंगे। उसी तरीके से बिहार में सेकंड वोट, सेकंड पार्टी, किसके पास दल है, किसके अपील करने से वोट हो सकता है। हमने 2-2, 3-3 उपचुनाव लड़ा, अकेले दम पर 30-30 हज़ार वोट हमने एक सीट पर लाया है। 25,000 भी वोट लाया, 10,000 वोट लाया अकेले अपने दम पर। हम जहाँ खड़ा होते वहाँ सभा चालू होता है। तो इस लेवल की अपील है, और हमारे पास 10-12% वोट है। और हम हर जहाँ 3 उपचुनाव लड़े, 3 में 2 जगह एनडीए को हम अकेले हरा दिए। तो ये हमारी ताकत है। तो डिप्टी सीएम का भी क्लियर है कि वीआईपी पार्टी का ही डिप्टी सीएम होगा। अगर उसके लिए भी अगर कोई दावेदारी पेश करेंगे तो स्वागत है, दावेदारी डिप्टी सीएम के लिए भी पेश कीजिए। लेकिन ये आपको साबित करना पड़ेगा कि जो डिप्टी सीएम के लिए जो चेहरा है उससे पावरफुल आपका चेहरा हो। एक आखिरी सवाल लीजिए बस। राहुल गांधी ने 15 अखबारों में लेख लिखा है, और बीजेपी अभी तक, चाहे 2014 हो, 2019 हो, बिहार नहीं जीत पाई अपने दम से। वो नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी का कहना है कि महाराष्ट्र वाली पूरी पॉलिसी लगाई जाएगी, और बीजेपी बिहार में चूंकि ईवीएम है और उसके पास चुनाव आयोग है, वोट परसेंटेज है, फर्जी वोटर आईडी, मतलब बेईमानी से बिहार जीतने की कोशिश होगी। ये कोशिश उनका तो देश में है, सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश में कर चुके हैं, और आगे भी करने का कोशिश होगा। अभी महाराष्ट्र से हम लोगों को सबक मिला है।
फर्जी वोट का जिस तरीके से बढ़ना और जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न में बदलाव होना, 12,000 बूथ पर वोट इम्पैक्ट करना, जहाँ पे चुनाव हारे तो वहाँ पे जीत लेना, तो ये सब चीज़ को हम लोग देखे हैं। और हम लोग कर ही क्या सकते हैं, हमारे पास एक ही विकल्प है, जनता। हमारे पास चुनाव आयोग नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, सब चीज़ नहीं है। अभी हमारे पास जो जनता है और हमारे कार्यकर्ता पे भरोसा है। और इस बार जो महाराष्ट्र में जो खेल किए हैं उससे बहुत हद तक हम लोग समझ चुके हैं कि क्या खेल किए हैं। तो अभी हमारे पार्टी के गठबंधन के सभी एक एक वर्कर को बता दिया गया है कि आप लोग अपने अपने एरिया में, अपने अपने गांव में, अपने अपने बूथ पर एक एक वोट पर आप नज़र रखिए कि कौन वोट बढ़ रहा है, कौन वोट कट रहा है, क्यों कट रहा है, और जो बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, कहाँ के हैं। तो इस पर नज़र रखने के लिए हमारे पास जो है 72,000 के आसपास बूथ है राज्य भर में, और उसको ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और हम लोगों को महाराष्ट्र से सीख मिला है। हम लोग तो कोशिश करेंगे ऐसी गलती ना होने दे, लेकिन फिलहाल तो चुनाव आयोग सब उनके पास है और वो ज़बरदस्ती ही करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन जनता है, जनता मालिक है, जनता निर्णय लेंगे। तो बिहार का चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। अभी भी बिहार बीजेपी के लिए अभेद किला है। और गठबंधन की बात करें तो एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी दूसरे सबसे बड़े प्लेयर हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी है, उसके बाद वीआईपी है, डिप्टी सीएम उन्होंने मन से भी घोषणा की है। मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है और देश की राजनीति भी तय होगी कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर चुनाव होगा, बीजेपी को फ़ायदा मिलता है, या सामाजिक न्याय जाति जनगणना के नाम पर राजनीति होगी आगे। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।